Rolling 3, 2, 1, action. नमस्ते लिसनर्स, वेलकम टू चाय विद एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स। ये पॉडकास्ट उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी सक्सेसफुल तो है, लेकिन अब चाहते हैं ग्रोथ विथ फास्ट स्मार्ट एंड टेक एनेबल्ड सिस्टम। इस पॉडकास्ट में हम नॉर्मली बात करते हैं उस बिजनेस ओनर से जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल वे पे प्रोसेस किया है, लेकिन हम जानेंगे उन्होंने कैसे ये करा है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, कैसे लॉजिस्टिक मैनेज करते हैं, कैसे कंप्लायंसेस और डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करते हैं। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब हमने आईटी कंपनी स्टार्ट की थी और 2023 में हमने सिप्जी स्टार्ट किया। बेसिकली सिप्जी एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सपोर्टर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन मैनेज करता है। शॉर्टली एंड टू एंड जब से कस्टमर का ऑर्डर आता है तब से लेके बीआरसी क्लोज तक का पूरा प्रोसेस करता है। उसके बाद हमें लगा, काफ़ी एक्सपोर्टर से बात करके लगा कि इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स है वो सेपरेटली साइलोज में वर्क करते हैं। सबका अपना अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होता है, सबके अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। तो हमें काफ़ी एक्सपोर्टर से बात करने के बाद हमने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये बुक बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ एक्सपोर्टर से इंटरेक्शन करने के बाद ने लॉन्च की है। इसमें काफ़ी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स का सालों का एक्सपीरियंस इसमें हमने ऐड किया है। और उसके बाद हमें लगा कि इंडियन एक्सपोर्टर को कैसे हेल्प की जाए, या फिर जो नए एक्सपोर्टर्स है, जो नए आने वाली पीढ़ी है, उसको कैसे हेल्प की जाए। और जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है जो चाइना और काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंट्री से compete करते हैं, उनको कैसे हेल्प की जाए। तो तभी हमने लॉन्च किया ये पॉडकास्ट, चाय विद एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक्सपोर्टर से जिनकी शुरुआत ज़ीरो से हुई है, मतलब नथिंग से। उनकी इंडिया में भी कंपनी है और दुबई में भी कंपनी है। तो हम जानेंगे कि कैसे वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपना पहला कस्टमर क्रैक किया, बैंक में वो कैसे प्रोसेस करते हैं, बैंकिंग वर्क कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, टीम कैसे बनाई उन्होंने, प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, सप्लायर, बायर, जो भी अपने अदर जैसे कि जो अलग-अलग ट्रेड शोज़ है उसमें वो कैसे काम करते हैं, यानी कि वो मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ज़ीरो से जो स्टार्ट करता है उसको हर एक चीज़ में मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है। उसका रेवेन्यू 1 में से 1 आना ही चाहिए एटलीस्ट। तो हम जानेंगे कि कैसे ये प्रोसेस करी है। आज हम मिल रहे हैं राहुल भाई वरिया से, जो एक्ज़ागो इंडिया एंड एक्सेल कैम दुबई के ओनर हैं और सक्सेसफुली अपनी केमिकल कंपनी रन कर रहे हैं 2-2 कंट्रीज़ में। सो वेलकम राहुल भाई, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मुकेश जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने मौका दिया पॉडकास्ट में। मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई कैसे एक्सपोर्ट्स में चालू करना है, क्या क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसका सोल्यूशन कैसे लाना है, कौन सा प्रोडक्ट्स करना है। लेट्स स्टार्ट। एब्सोल्युटली। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इंडियन एक्सपोर्टर है वो चाइना से कम्पीट करे या फिर अदर कंट्री से कम्पीट करे। सो बेसिकली हम लोग जो भी सीक्रेट कोड्स है वो शेयर करेंगे, और राहुल भाई ने जो अपनी केमिकल इंडस्ट्री में जो वर्क किया है या फिर उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। बिजनेस से पहले हम बात करते हैं, आपका बचपन कैसा रहा? बिजनेस से पहले बचपन की अगर बात करें तो बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट हुआ। छोटी सी सिटी गोधरा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए। स्कूलिंग वहाँ से ख़त्म किया। इवन ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री भी मैंने 2000 में गोधरा से किया। बचपन में एकदम मिडिल क्लास फैमिली थे। मम्मी पापा गवर्नमेंट टीचर थे, पापा अकाउंटेंट थे, 2 सिस्टर्स आर देयर। तो वही नॉर्मल स्कूलिंग चल रही थी। बट स्कूलिंग में मैं आई वाज अ स्कोरर स्टूडेंट। तो आई ऑलवेज टेक 90% से ज़्यादा ही आता था। अप टू स्कूल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली के होने के बावजूद थोड़ा सा स्ट्रगल था लाइफ में, क्योंकि गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो आपका इनकम बहुत लिमिटेड है, तो आपको हर एक चीज़ें नहीं मिलती है लाइफ में। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू मैनेज योर लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि भाई आज एक चीज़ चाहिए और वो आपको मिल गई। वी हैव टू सेक्रीफाइस बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो बचपन से सीखा है कि भाई अगर कुछ चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। और अब हमको अगर कुछ चाहिए तो वी हैव टू, हमको ही सोचना है कि हमको क्या चाहिए, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड वी कैन गेट इट इजीली।
आई थिंक वो एक टाइम था जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वर्क हार्ड के सिवाय कोई अदर ऑप्शन नहीं था। तो राहुल भाई, आपके मदर फादर के बारे में बताइए, कहाँ कॉलेज की और आपका उस टाइम पे क्या प्लान था? मदर वाज अ टीचर, राइट नाउ शी इज रिटायर्ड। पापा अकाउंटेंट ऑफिसर थे स्टेट ट्रांसपोर्ट में। जब स्कूलिंग में थे तो हाँ भाई, करना है तो साइंस ग्रेजुएशन करना है, कॉमर्स आर्ट्स नहीं करना है, क्योंकि साइंस में आगे बढ़ना था। फैमिली में से प्रेशर था कि आप साइंस ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद आप कोई भी जगह पे गवर्नमेंट जॉब ले लो तो लाइफ सेटल। क्योंकि मम्मी टीचर, पापा टीचर, दादा टीचर, सब घर में टीचर्स थे, सबका गवर्नमेंट जॉब था। तो सबकी मेंटालिटी एक ही थी कि भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे तो आपका लाइफ सेटल। अगर आप टीचर बन गए तो 2 महीने का छुट्टी मिलेगा, पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, लाइफ इजीली कट जाएगी। सुबह 7 बजे जाओ, 12 बजे घर पे, फुल सेफ्टी। फुल सेफ्टी। पढ़ाई खत्म करो, बीएससी करो, एमएससी करो, बीएड कर लो, फिर टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। तो स्कूलिंग में ऐसा था कि चलो चालू करते, बट एक टाइम आता है जब आपको थोड़ा सा लाइफ में हर एक चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। तो अप टू 10th आई वाज अ स्कोरर। 10th किया, 11th किया, 12th साइंस किया, तब तक तो ठीक चल रहा था। फिर बारी आई कि भाई एडमिशन लेना है, कहाँ लेना है, तो डिप्लोमा करना है नहीं करना है। मुझे दिमाग में था कि मुझे केमिस्ट्री करना है, क्योंकि 12th तक केमिस्ट्री पढ़ा था, तो मुझे पता था कि मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, आई विल डू केमिस्ट्री। वो बेंजीन्स अच्छे लगते हैं। हाँ, बेंजीन अच्छे लगते हैं, ताकि जो भी करना है वो केमिस्ट्री से करना है। उसके आगे क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। बीएससी में एडमिशन लिया। थोड़ा ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड था कि मेरा लड़का मेरे साथ होना चाहिए, वो कहीं जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बीएससी किया, केमिस्ट्री किया। बीएससी में भी था ऑप्शन कि भाई बीएससी में माइक्रो कर लो या केमिस्ट्री कर लो। तो घर में बोल रहे तुम माइक्रो कर लो, माइक्रो कर लो, फिर अपना लेबोरेटरी खोल लो, फिर लाइफ सेटल, या फिर कहीं पे जॉब कर लो, हॉस्पिटल में या कहीं पे, तो भी लाइफ सेटल। मैं और मेरी सिस्टर ट्विंस है। अच्छा। तो सिस्टर भी बीएससी कर रही है, मैं भी बीएससी कर रहा हूँ साथ में। कॉलेज में जाते थे, स्कूल में साथ में जाते थे। तो बोली मेरे को तो माइक्रो करना है। मेरा मुझे माइक्रो नहीं करना है, क्योंकि स्कूलिंग में साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे। तो बोला हाँ, तू 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 माइक्रो कर ले, मेरे को माइक्रो नहीं करना है। तो मैंने बीएससी केमिस्ट्री की। तो वहां से केमिकल की शुरुआत हुई कि भाई चलो, ग्रेजुएशन अपने केमिस्ट्री में किया है। तो दैट वाज द लाइफ फॉर चाइल्डहुड कि भाई बहुत सारे ऑप्शन थे, बट एक दिमाग में थोड़ा सा क्लियर था कि फ्यूचर में कहाँ पे आगे बढ़ना है। आपका जो एग्जैक्ट एजुकेशन है केमिकल, और आप अभी कर रहे हो केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट, तो लिसनर्स के लिए क्या बता सकते हो कि क्या केमिकल एक्सपोर्ट्स के लिए केमिकल की डिग्री रिक्वायर्ड है? केमिकल एक्सपोर्ट के लिए केमिकल की डिग्री रिक्वायर्ड है कि नहीं है, दैट इज़ अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हाँ, अगर आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट का तो आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज केमिकल में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सिमिलर होती है। अगर नाम भी देखोगे ना तो वो बहुत सारे बहुत सिमिलर होते हैं, पर वो प्रोडक्ट बहुत अलग होता है। तो मैं केमिकल एक्सपोर्ट के लिए सबको बोलना चाहता हूँ, पहले केमिकल का नॉलेज लो कि भाई तुमने अगर 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं कि भाई मेरे को ये केमिकल्स 10 प्रोडक्ट करने हैं, तो उसका सबसे पहले नॉलेज लो। अगर आज मेरे ऑफिस में भी मैं कोई बंदा हायर करता हूँ, तो उसको 1 महीना तो मैं बोलता हूँ कि ये अपने अपने प्रोडक्ट्स है, तुम इसके बारे में पूरा थरोली पढ़ो ओके। कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा होता है, कैसा दिखता है, पैकिंग कैसा होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। तो इट इज़ बेटर कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर कल उठ के कुछ भी हुआ शिपमेंट में, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि एसिड है तो बेसिक डालना है, बेसिक है तो एसिड डालना है, कहाँ पे क्या करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पर्टिकुलरली केमिकल में देखो हजार्डस वो प्रोसेस भी आती है कि आपको कंटेनर्स कैसे चाहिए, जो टैंक्स है वो कैसे चाहिए, उसका थिकनेस और ये सब काफ़ी, टेम्परेचर, स्टोरेज, ये सब जो नॉन टेक पर्सन के लिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एंटर हो जाए उसके बाद तो इजी सब समझ में आता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आई थिंक प्रोडक्ट नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। डिग्री हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। और अगर डिग्री है तो प्रोडक्ट नॉलेज इजीली कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके लिए नए नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो आपने वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, बैक ऑफ द माइंड वो प्रोडक्ट है आपके पास। फिर आपको पता होना चाहिए एमएसडीएस क्या होता है, सीएस नंबर क्या होता है, एचएस कोड क्या, एचएस कोड तो नॉर्मली सब में होता है, पर सीएस नंबर क्या होता है, एमएसडीएस कैसे पढ़ना होता है, उसमें कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ें देखनी होती है। जैसे 14 पॉइंट पे सब हैज़ की डिटेल्स होती है, भाई क्लास कौन सा है,
हैजार्डस क्लास कौन सा है, पैकिंग ग्रुप कौन सा है, यूएन नंबर किसको बोलते हैं, आईआईपी सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, दैट ऑल थिंग हैज़ टू बी नोन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैंने केमिकल ले लिया और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, नॉट पॉसिबल। करेक्ट। सो राहुल भाई, प्री एग्जागो की आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपने कंपनी स्टार्ट की उससे पहले क्या प्लान था? जैसे आप ग्रेजुएट हो गए उसके बाद और एग्जागो से पहले क्या प्लान था आपका? बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद फैमिली से प्रेशर था एमएससी कर लो, क्योंकि अगर तुमने बीएससी केमिस्ट्री पे फर्स्ट क्लास लाए हो तो तुमको एमएससी में एडमिशन मिल जाएगा, फिर बीएड कर लो, टीचर बनता। मुझे था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो पहले करनी ही नहीं, मुझे लाइफ में नहीं चाहिए कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैंने एक बार सोच लिया कि भाई आई एम सेटिस्फाइड, तो ग्रोथ वहीं पे जीरो, आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। सो लाइफ में ऑलवेज बी अनसेटिस्फाइड टू द थिंग्स विच यू वांट एक्चुअली। अगर आपने कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन ला दिया मीन्स वो चीज़ आपके लिए खत्म हो गई वहाँ पे। तो बीएससी करने के बाद मैंने बोला कि नहीं, अभी आगे बढ़ना है, खुद का कुछ करना है। पर खुद का करने के लिए अपने पास पैसा तो था नहीं कि भाई चलो आज बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, खुद कुछ चालू कर दिया। और उस टाइम पे कोई एंटरप्रेन्योर जैसा वर्ड नहीं था, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं था, फैमिली में किसी के पास कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने सोचा अगर बिजनेस करना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा कि हाउ टू डू द बिजनेस। तो मैंने सोचा एमबीए करते, एमबीए करना है, क्योंकि नया नया 2003 में मैंने बीएससी किया, तो 2003 में एमबीए वाज वेरी न्यू, हार्डली 10 साल हुआ होगा एमबीए को। सो एवरीवन वाज नॉट अवेयर फॉर द एमबीए। तो मैंने सोचा एमबीए करना है, और एमबीए किस में करना है, तो इंटरनेशनल बिजनेस में करना है, बिकॉज तुमको एक्सपोर्ट्स करना है, केमिस्ट्री करना है, सब बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, तो तुमको बड़ा बड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने रिसर्च किया कि भाई एमबीए कहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस में होता है। दैट टाइम इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट वाज वेरी न्यू, फ्यू कॉलेजेस वेर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो मैंने पुणे से देखा कि पुणे में एक कॉलेज है जो इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए आपको दे रही है सर्टिफिकेशन। मैंने फिर वहाँ गया, पापा को लेके गया। पापा अभी भी बोल रहे हैं नहीं तुम बीएससी कर लो, एमबीए के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दैट वाज टू एक्सपेंसिव इन द ईयर ऑफ 2003 टू 2005। एमबीए करना मीन्स इट वाज टू एक्सपेंसिव। एमएससी कर लो। एमएससी कर लो, तुम हाँ। घर में ही बैठोगे, गुजरा से कॉलेज में एमएससी करोगे, घर से खा के जाओगे, खा के वापस फिर आओ, बीएड करो और सेट। फिर बीएड करो, टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। तो बोला कि ठीक है। मैंने बोला एक बार चलो तो सही देखते हैं। फिर देखा कि फीस बहुत ज़्यादा है, पुणे में रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट थिंग। फिर पापा बोले ठीक है तुमको एमबीए करना है तुम करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। तो पीएफ उठाया, कहीं से लोन लिया, जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए, और बोला कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करूँगा, तुमको करना है तो तुम करो। तो मैंने पुणे से एमबीए किया इंटरनेशनल बिजनेस में इन 2005। दैट टाइम इंटरनेशनल बिजनेस वाज वेरी न्यू। उसमें आपको एक्सपोर्ट सिखाएंगे, इंपोर्ट सिखाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर, जो भी एक्सपोर्ट के रिलेटेड है वो सब सब्जेक्ट आएगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर्स कैसे ढूंढने हैं। बट उस टाइम पे इंटरनेट इतना फेमस नहीं था। हम लोग को साइबर कैफे में जाते थे, 10 रुपए में वो 0.MB की स्पीड पे हम लोग काम करते थे। तो दैट टाइम दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, इंटरनेशनल मार्केटिंग वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। कौन सा ईयर था वो? दैट वाज 2005। तो एमबीए मैंने किया 2003 टू 2005 में। तो उस टाइम पे इंटरनेट इतना फेमस नहीं था। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो क्या सिखाते थे कि तुम येलो पेजेस पकड़ो कंट्रीज के, या उनको फैक्स करो, या फोन कॉल करो, वो सब चीज़ें सिखाते। दैट वाज बेसिक थिंग। तो एमबीए में हम लोग ने वो सब पढ़ा, बट थियरी इज टोटली डिफरेंट व्हेन यू कम टू द मार्केट। प्रैक्टिकल इज टोटली डिफरेंट। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस हमने पुणे में किया, वो भी स्ट्रगलिंग के डे थे, क्योंकि घर से दूर रहना है, पहली बार घर से बाहर निकले हो। बीएससी तक तुम गुजराती मीडियम में पढ़े हो और सीधा इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो एमबीए में, तो कुछ समझ में नहीं आता। फर्स्ट सेमेस्टर वाज लाइक के लोग बोल क्या रहे हैं, हाँ। किसको क्या बोलना है, किसको क्या पूछ रहा है। बीएससी तुमने गुजराती मीडियम में किया है, तुमको इंग्लिश मीडियम में समझ आएगा ही नहीं। एक और हॉस्टल का अलग से प्रेशर, खाने का प्रेशर। खाने का प्रेशर, हॉस्टल का प्रेशर, कपड़े धो खुद से, खाने के लिए जाओ, ये सब। तो दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रगलेबल। 6 महीने तो ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा अपने से। हाँ। सबसे पहला तो पढ़ना लिखना ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बुक्स आता है, सब इंग्लिश में आता है। यू नेवर लर्न इन इंग्लिश। गुजराती मीडियम में किया है तो तुमको इंग्लिश में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो पहले 6 महीने तो इट वाज लाइक रात को नींद नहीं आ रही कि करेंगे कैसे, पापा ने इतने सारे पैसे डाले हैं, सबको बोल के आए कि अब हम लोग एमबीए करने जा रहे हैं ये। तो 6 महीना बहुत मेहनत किया। रात को उठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझ में नहीं आता किसी को पूछने जाते हैं, पूरी रात पढ़ते। और जब फर्स्ट सेमिस्टर का रिजल्ट फर्स्ट क्लास आया
तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं एमबीए अभी ये कर लूंगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि एमबीए हो जाएगा, कुछ भी करके हो जाएगा। जब भी एमबीए में पढ़ते हो तो लास्ट सेमेस्टर में आपका होता है प्लेसमेंट सबसे पहले। अभी ये बिजनेस से पहले की बात, क्योंकि एमबीए अभी खत्म करने को आया है और कुछ ना कुछ जिंदगी में स्टार्ट करना है, लाइफ में हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी एमबीए में प्लेसमेंट हो रहे हैं, सबके प्लेसमेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्लेसमेंट लग रहा है। मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ, करेक्ट, हाँ। सब क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में करेंगे, तुमको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है। 276 स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सिर्फ मैं गुजराती मीडियम। अभी थोड़ा प्रेशर में आ गए, लास्ट सेमेस्टर है, सब लोग अपना अपना ढूंढ के कहीं पे भी 5,000 की सैलरी, 6,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी, जो भी मिल रहा है वो कर रहे हैं। अपने पास जॉब नहीं, फिर जॉब तो करना पड़ेगा। सब लोग जा रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में बोला है कि भाई तुमको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना, तो कॉलेज आना नहीं है। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी प्लेसमेंट, कॉलेज नहीं आना है तुमको, तो तुमको जॉब करना है, तो जॉब ढूंढो। फिर सबसे पहला जॉब 4 एंड या 5 में जब खत्म किया, मैं लास्ट सेमेस्टर था, तो आई टुक अ जॉब इन अ कुरियर कंपनी। कहीं से जॉब नहीं है, उससे अच्छा कहीं पे जॉब ले लो। तो कुरियर कंपनी में एज एन एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैंने जॉब लिया। दैट कुरियर कंपनी टोल्ड मी कि भाई तुमको यहाँ बड़ौदा अहमदाबाद में नहीं करना है, पुणे में नहीं करना है, तुमको वापी जाना है। अच्छा, बीच में। तुमको वापी में रहना है, वहीं पे हम लोग तुमको क्वार्टर्स देंगे, तुमको वहीं पे काम करना है, वहीं पे रहना है। तो ठीक है, अभी जॉब तो करना पड़ेगा। और दैट सैलरी वॉज 5,000 रुपीज पर मंथ। फैमिली का रिएक्शन क्या था उस टाइम की? फैमिली तो ऐसा बोलेगा कि ठीक है, अभी फैमिली ने बोला कि इसको कुछ तो करना है, तभी वो करेगा, अपना ही करेगा। तो Correct. उन्होंने बोला कि ठीक है, जॉब नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो हम लोग हो जाएगा। पर क्या अंदर से प्रेशर रहता है ना, क्यों सब लोग जॉब पे जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। कुरियर कंपनी में जॉब ले लिया, वापी चला गया। अभी वापी में वो ऑफिस था हाईवे के बाजू में, बहुत दूर, सिटी से बहुत दूर। तो जैसे तैसे करके हम जॉब कर रहे थे, खाने का नहीं मिल रहा था, रहने का ठीक से नहीं था, फिर भी हाँ, करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। अगर कुरियर कंपनी है तो कुरियर कंपनी, कुछ भी हो, जॉब मिला है, 100% अपना देना है। तो आई वॉज गिविंग 100%। हम लोग 7 बजे, मैं तो ऑफिस चला जाता था सुबह सुबह, घर पे कुछ काम है नहीं, वहीं पे रहते थे हॉस्टल में। 7 बजे जाते थे, रात को 12 बजे तक काम करते थे। 2 महीना जी जान से काम किया कि भाई पहला नौकरी है, सीखना है, कुरियर में भी। तो 2 महीना काम किया अच्छे से। फिर सोचा कि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो फिर निकल गया वहाँ से कि भाई एग्ज़ाम ख़त्म करके वापस आऊँगा। जब एग्ज़ाम देने के लिए गया तो वो 2 महीने का सैलरी नहीं मिली। अच्छा। तुम्हारा फर्स्ट सैलरी तुमको नहीं मिला। वो बोला तुम जब वापस आओगे तब हम लोग देखेंगे कि कितना सैलरी देना है। अपना इंडियन स्टाइल है। तो सोचा कि ये तो यार 2 महीने काम किया, इतना सारा, इतना सब सेटल किया पूरे ब्रांच में। जो सब एफएसआर काम चल रहा था उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया। मैंने कि चलो एज एन एग्जीक्यूटिव तुमने ज्वाइन किया है, तुम पढ़े लिखे हो, एमबीए करा हुआ है, तो तुम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो। तो हमने स्ट्रीमलाइन करके दिया 2 महीने, पर सामने सैलरी नहीं मिला। बोला ठीक है। अभी मैंने बोला चलो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम पे थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई की, अच्छे खासे पेपर्स गए। फिर मैंने बोला मैं आता हूँ, मुझे सैलरी थोड़ा आप दे दो। तो बोलता है नहीं, तुम आओ, फिर 1 महीने बाद तुमको सैलरी मिले। तो मैंने सोच लिया कि अभी ये सैलरी नहीं दे। ऑब्वियसली एमबीए खत्म हो गया, तो वो जॉब भी छोड़ दिया क्योंकि सैलरी नहीं मिला था। अभी था घर पे स्ट्रगल टाइम, जॉब ढूंढने का। फिर से पूरे घर में सब लोग जॉब पे जाते थे, मम्मी चली जाती थी सुबह, पापा चले जाते थे सुबह, सिस्टर चली जाती थी सुबह, और हम 6 महीना घर पे। दैट वाज द क्रूशियल लाइफ पाथ। 6 महीना जो घर पे एमबीए करने के बाद जो बैठना पड़ा था, दैट वाज वेरी वेरी पेनफुल। तो ये थोड़ा सा स्कूलिंग खत्म हो गया। 6 महीना कहीं पे भी हम लोग, मैं जा रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, कोई बोल रहा है बॉम्बे आ जाओ, पुणे आ जाओ, अहमदाबाद आ जाओ, सुबह निकलो शाम को वापस। फिर 6 महीने बाद कहीं पे मैंने सोचा अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो जीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कहीं पे जॉब मिल रहा था, नो डाउट जॉब मिल रहा था, आप एमआर बन जाओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 12,000 15,000 सैलरी ले लो, ठीक है, या आप कॉल सेंटर में जॉब कर लो, 15-20 हज़ार की सैलरी ले लो, या कोई लोकल सेल्स ज्वाइन कर लो, 10,000 की सैलरी ले लो। पर नहीं, माइंड सेट था कि भाई केमिकल करना है, एक्सपोर्ट करना है, ये जॉब नहीं करनी है। अगर एक बार इसमें घुस गए तो गए। फिर 2006 में पहला जॉब किया लॉजिस्टिक कंपनी में, छोटी सी कंपनी थी, ज्वाइन किया 5,500 सैलरी में, और वहाँ से सीखा कि लॉजिस्टिक्स कैसे करते हैं। कंटेनर भरने के लिए जाओ, फैक्ट्री पे जाओ, फिर
कस्टमर से मिलने के लिए जाओ, सप्लायर को देखने के लिए जाओ, तो वो सब लॉजिस्टिक्स का काम किया 2 साल। सीएफएस में जाओ, पोर्ट पे जाओ, तो बेसिकली मैंने 2 साल 2006 टू 2008 तक मैंने लॉजिस्टिक्स कंपनी में जॉब किया। वो एक लर्निंग हो गई। वो पूरा बेसिक क्लियर हो गया अभी 2 साल में कि भाई एक्सपोर्ट का प्रोसीजर के लिए लॉजिस्टिक्स में क्या-क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। जब लगा कि नहीं लॉजिस्टिक्स में अभी अपने पास अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, फिर मैं गया एक्सपोर्टर के वहाँ जॉब करने के लिए इन 2008। अहमदाबाद के बहुत बड़े एक्सपोर्टर के वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं वहाँ पे गया कि भाई वहाँ पे करना है लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो एक्सपोर्टर के वहाँ पे मैंने 5 साल जॉब किया। मैन्युफैक्चरर था, तो दैट वाज़ वेरी बिग कंपनीज़। वहाँ पे 5 साल काम किया, बट 5 साल वही मोनोटोनस जॉब है कि तुमको इंटरनेशनल मार्केटिंग करना है, ये 5 प्रोडक्ट है या 10 प्रोडक्ट है, तुमको बेचना है, इसका प्राइस फिक्स है। सेल करना सीख लिया 5 साल में कि भाई कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कार्गो बेचते हैं, कस्टमर को कैसे पिच करते हैं, वो सब सीख लिया। फिर सोचा कि चलो अभी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा खासा हो गया, पर मोनोटोनस जॉब है, तुमको और कुछ आता नहीं है। लॉजिस्टिक्स आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग आ रहा है, तुमको नई परचेज आ रहा है, नई डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो 2010-11 में आई हैव टू टेक अ बिग डिसीजन कि भाई बड़ी कंपनी छोड़ो और कोई छोटी सी कंपनी ज्वाइन करो जहाँ पे तुमको ज़्यादा एक्सपोजर मिले। करेक्ट। सब फैमिली में ऐसा बोल रहे हैं कि क्यों इतनी छोटी कंपनी में जा रहे हैं? अभी किस को समझाने का कि भाई क्यों जा रहा है? अपने दिमाग में बैक साइड तो क्या चल रहा है अपने को ही पता है। तो सोचा कि चलो नहीं करना तो है, तभी छोटी कंपनी में ही सीखने को मिलेगा। यू हैव टू गो विथ अ स्मॉल कंपनी वेयर यू लर्न एवरीथिंग। परचेज कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, बैंकिंग कैसे होता है, बैंकिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, सप्लायर से कैसे बात करते हो, सप्लायर कैसे ढूंढते हो, दैट थिंग। एक्सपोर्टर के वहां से जॉब खत्म किया, फिर सोचा ट्रेडिंग में जाते हैं। छोटी सी कंपनी ज्वाइन की, केमिकल्स एक्सपोर्टर, जो कंपनी लोकली केमिकल खरीदते हैं खुद एक्सपोर्ट करती है। छोटी सी कंपनी में ज्वाइन किया, मीन्स आपको सब करना है। नया प्रोडक्ट भी आप लाओ, उसको इम्प्लीमेंट भी आप करो, आप ही उसके कस्टमर ढूंढो, आप ही उसके सप्लायर ढूंढो, और आप ही बेचो, और आप ही पैसे लेके आओ। तो वो छोटी सी कंपनी में ये चीज़ हो गई कि भाई मुझे सब सीखने को मिल रहा है कि नई नई प्रोडक्ट कैसे परचेज करेंगे, नए सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, सप्लायर फ्रॉम इंडिया, सप्लायर फ्रॉम चाइना, रशिया, कोरिया, ताइवान, कहाँ वहाँ से सप्लायर ढूंढ के लेके आओ, नई नई प्रोडक्ट डेवलप करो। क्योंकि जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन किया था, दैट दे वर डूइंग हार्डली 3-4 प्रोडक्ट्स। हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, कॉस्टिक हो गया, वो सब चीज़ें कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो नया करते। तो जो नई चीज़ें मैंने बहुत सारी, लगभग कम से कम 25 नए प्रोडक्ट ऐड किए वो फर्म में, कि वही प्रोडक्ट डेवलप किए, उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढे, उसके एक्सपोर्टर, इसके बायर्स ढूंढे, उसका एक्सपोर्ट्स किया, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रीमलाइन किया, सब कुछ स्ट्रीमलाइन करवाया। तो वहीं से सीखा कि भाई नई प्रोडक्ट के लिए कहाँ जाने का है, किस कैसे अप्रोच सप्लायर को करना है, प्राइसिंग रेंज क्या होता है, कौन सा मार्केट टारगेट करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट अगर हम लोग इंडिया में बना रहे हैं तो वो हर एक मार्केट में जाएगा। उसके पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से मार्केट्स फिक्स है। जैसे कोई चीज़ चाइना में बन रही है, वो इंडिया में बन रही है, तो चाइना से वियतनाम एक्सपोर्ट करना ईज़ी है बिकॉज़ ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़। पर इंडिया से वही चीज़ें सेम अगर कम प्राइस में भी बेचोगे वो नहीं जाएगी, बिकॉज़ उनका ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर चाइना से इंपोर्ट करोगे तो 0 ड्यूटी, इंडिया से किया तो 20% ड्यूटी। तो वो सब चीज़ें सीखे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट टारगेट करना है और कौन सी प्रोडक्ट आपको डेवलप करनी है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने हैं, हैज़ के डॉक्यूमेंटेशन कैसे करने हैं, शिपिंग लाइन से कैसे अप्रूवल लेना है, हैज़ का, नॉन हैज़ का। हैज़ है तो कौन कौन सा पैकिंग जाएगा, यूएन अप्रूव्ड पैकिंग कैसे लेना है, दैट लर्न इन टू द ट्रेडिंग फर्म। वहाँ पे मैंने कम से कम 8 से 9 साल जॉब किया, पर वो भी दिन स्ट्रगल के थे क्योंकि 9 बजे पंचिंग करना है। छोटी सी कंपनी में यू हैव टू स्टे अप टू 8 o'clock। तो मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी इवनिंग का एटमॉस्फेयर बाहर देखा हो, क्योंकि 9 बजे ऑफिस में गए तो वो शाम को 8 ही बज रहे हर रोज। बॉस भी बोलेगा अगर 6:30 को गए तो क्यों जा रहे हो 6:30 को, भी तो टाइम है। 8-9 साल तो वही काम किया है बस जम के, ना ही छुट्टी लेना है, कुछ नहीं। तो छोटी सी कंपनी में आपको सीखने को भी मिल रहा है, बट सामने आपको सेक्रीफाइस भी उतना ही करना पड़ता है। बड़ी सी कंपनी में क्या है, आप नहीं आए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने 5 दिन छुट्टी मारा, 10 दिन छुट्टी मारा। छोटी कंपनी में अगर आप 1 दिन नहीं आ रहे हो तो आपका काम आपको ही करना है। अगर आपने घर छोड़ दिया तो वो कोई नहीं करेगा। मैंने जब मैकेनिकल कंप्लीट किया हम्म उसके बाद मैंने 2 साल मैन्युफैक्चरिंग में जॉब की।
राजकोट में। तो उस टाइम पे राजकोट में टाइम रहता था 8 to 8, हाँ 12 आवर शिफ्ट 12 रहती थी। hours। और हम लोग 12 आवर से भी ज़्यादा करते थे क्योंकि यंग थे, कोई अदर कोई वर्क था नहीं। तो जो भी फैक्ट्री में अगर पूरी रात और रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे बुलाओ नो प्रॉब्लम, वीकेंड Weekend कुछ weekend कुछ कुछ नहीं। प्रॉब्लम नहीं था। बेसिक टारगेट था कि कुछ ना कुछ सीखना है हाँ सही है। और ज़ीरो पे थे, 0 पे तो सीखना ही है। उस टाइम पे हमारे पास क्या था, टाइम, टाइम। हाँ हार्ड वर्क एंड टाइम, जो डेडिकेशन है और थोड़ा दिमाग ओपन रखना है। ये 12 आवर प्लस 2-3 घंटे एवरी डे। एवरीडे। और फिर जब आप 2-3 घंटे रुकते हो ना तो मैनेजर भी आपको अकेले मिलता है, हाँ तो वो एक अलग लर्निंग मिलती है। जो रुकते हैं उसको पता है कि ओनर भी इवनिंग में खुल के बात करता है, मैनेजर भी खुल के बात करता है। सही है। तो वो चीज़ें जो नहीं रुकते उनको नहीं पता। नहीं पता। जो कट टू कट जॉब वाला है उनको फिर लर्निंग में वही प्रॉब्लम आता है। सही है। सो राहुल भाई, नेक्स्ट फिर आपने ये एक स्मॉल फर्म में जॉब की, उसके बाद फिर एग्जागो के बीच में कुछ और किया या फिर कैसे स्टार्ट किया? अभी ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, पर क्या है वो भी वहाँ पे भी सैचुरेशन पॉइंट है। धीरे धीरे काम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सोल्यूशन भी आपको खुद को ही लाना है। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। आपका बॉस भी आपको बोलेगा नहीं तुमने ये सब बूफ अप किया, यू हैव टू सॉल्व इट, इट इज नॉट माई बिजनेस। बोलता है धंधा मेरा है बट ये तुमने किया है ना तो यू हैव टू डू इट। प्रॉब्लम आ रहा है तो भी सोल्यूशन ला रहा है, अच्छी चीजें भी डेवलप कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन ला रहे हो तो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया 8-9 साल बाद कि भाई अभी नहीं होगा, जॉब अभी नहीं होगा। बट हाँ मेंटली रेडी थे कि भाई अपने को सब आता है तो अभी कर सकते हैं कि भाई अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर अपने पास इतना फाइनेंस कुछ था नहीं उस टाइम पे। सिर्फ 2 ही चीजें थी अपनी, एक तो टाइम था जो नौकरी छोड़ने के बाद सबके पास होता है, तो अपने पास खर्च करने के लिए 2 चीजें थी। एक टाइम था स्पेंड करने के लिए और दूसरे रिलेशन थे। पैसे है नहीं बिजनेस करने के, तो सोचा कि चलो रिलेशन अपने हैं अपने पास, अगर जॉब छोड़ेंगे तो अपने पास टाइम भी, हम लोग खुद के बिजनेस को थोड़ा सा टाइम भी दे पाएंगे तो कर लेंगे। तो 2019 में सबसे हार्ड डिसीजन लिया इन मार्च मंथ के भाई अभी जॉब छोड़ दो और खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। तो वहीं से 2019 में एग्जागो का स्टार्ट हुआ। तो 2019 में ड्रॉप आउट किया कि भाई मुझे अभी जॉब नहीं करनी है तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो बॉस बोलता है ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस ने बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मैं ढूंढूंगा या कुछ ना कुछ करूंगा। बोलता ठीक है जाओ। वहां से छोड़ा। फिर उसके बाद 2019 में जब एग्जागो स्टार्ट किया तब अपने पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। अपने पास लोन थी बहुत सारी कि भाई लोन है, घर का लोन है, ये वो है, थोड़ा बहुत सेविंग था। घर पे तो बोल दिया अभी नौकरी छूट दी, अभी खुद का करना है। तो एवरीबडी वाज इन शॉक कि भाई क्या करेंगे, खुद का करने में क्या करना है, तुम्हारा कुछ क्लियर है विजन? हाँ ठीक है देखते हैं। फिर 2019 में जब जॉब छोड़ा तो सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम ये किया जितना पैसा था छोटा बहुत जो जितना भी सेविंग था वो सब उठा के लोन खत्म सब करिए कि जितने भी लोन्स है अपने वो सब खत्म करो इसको, तो अपने को बर्डन नहीं चाहिए। तो 2019 में छोड़ा। फिर हो जाके चलो काम करते हैं। तो पहले सबसे पहले लोन खत्म किया सब, क्योंकि अपने को बर्डन नहीं चाहिए। हेडेक तो अपने पास है कि भाई जॉब नहीं है, घर चलाना है, पर दूसरा एक हेडेक नहीं है कि भाई अपने को ईएमआई भरने हैं। ईएमआई तो जीरो हो गए। तो सब इकट्ठा करके जितना भी सेविंग्स था वो सब उठा के सबसे पहले सब लोन जीरो कर दिया। भाई अगर बिजनेस नहीं भी होगा तो 1 साल के लिए अपने पास घर में आटा दाल चावल तो पड़े हुए हैं, तो 1 साल तो सरवाइव कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सपोर्ट मिला फैमिली का भी, वाइफ का सपोर्ट था कि नहीं आप करो, मुझे पता है आप कर पाओगे, आप जॉब छोड़ दो, पैसे नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग मैनेज कर लेंगे। और आई थिंक लोन्स नहीं होते तो थोड़ा क्लैरिटी भी होता है। अगर लोन्स होते तो अल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ता है कि अभी नेक्स्ट मंथ के लिए क्या करूँ। लेकिन अगर आप लोन्स नहीं है तो आप क्लियर हो कि मेरे को जो टारगेट है वही उस पर ही काम करना है। तो सबको मैं वही बोलता हूँ कि लोन ऐसी चीज है ना जो आप लोगे ना तो वो फिर आप वही साइकिल में फंसे रहो। तो वो सबसे पहली चीज होती है जो आपको जॉब ड्रॉप नहीं करने देगा। अगर आपका सैलरी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए या 5 लाख पे पहुंच गए तो आपके लोन भी उतना ही बड़ा होगा। फिर वहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो सबको मैं बोलता हूँ अगर बिजनेस भी कर रहा है तो लोन्स थोड़ा कम रखो। आई थिंक ये जो नए एक्सपोर्टर्स हैं
उनके लिए स्पेशली है कि आप अभी उस स्टेज पे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्सपोर्ट करूँ तो क्या करूँ, कौन सी प्रोडक्ट करूँ, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग्स ना लो आप, ताकि कुछ ना कुछ तो आप कर पाओ, या फिर आपका जो वेटिंग टाइम है, जो फर्स्ट कस्टमर का टाइम है, उस टाइम पे आप एटलीस्ट सर्वाइव कर पाओ। सर्वाइव कर। तो आपका क्या दिमाग में एक थोड़ा-सा टेंशन कम रहेगा कि भई किसी को पैसा देना नहीं है अपने को, सिर्फ़ कमाना है। बस वही था कि भई अपने पास 2 ही चीज़ें थी, एक तो टाइम और एक थे रिलेशन। फैमिली से सपोर्ट मिल गया, वाइफ़ से सपोर्ट मिल गया, नहीं आप करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ करके हम लोग कर लेंगे और शी नोज़ कि भई कर लेंगे ये कुछ ना कुछ, क्योंकि अब तक इतने सारे स्कोरर रहे, पढ़ने में रहे, अगर काम भी अच्छा कर रहे थे, ऑफिस में भी अच्छा काम कर रहे थे, इंक्रीमेंट अच्छा आ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो 2019 में जब स्टार्ट किया तो बस वही सबसे रिलेशन थे, तो सबको स्पीच करना स्टार्ट किया कि सर पुराना जॉब छोड़ दिया, अभी मेरे लिए कुछ काम लेके आओ। रिलेशन सबसे पहले आ गया है, तो रिलेशन विद कस्टमर्स और रिलेशंस विद सप्लायर। बिकॉज मेरे रिलेशन सबके साथ इतने अच्छे थे ना, तो सप्लायर बोलते राहुल भाई आप स्टार्ट करो, आप मेरे को पैसा मत देना, जब आपके पास आएंगे तब आप मेरे को पैसा देना। और बायर ऐसा बोल रहा है कि ठीक है तुमको पैसे चाहिए, मैं पैसे देता हूँ, तुम मटेरियल भेजो। आई थिंक वो एक फेस वैल्यू होता है। तो सब कस्टमर हमको मेरे को जानते थे, फेस टू फेस जानते हैं कि भाई, और मेरा नेचर भी सबको पता है कि भाई ये बंदा अगर बोलेगा ना तो वो करेगा, कुछ भी हो जाए वो अपना कमिटमेंट पूरा करेगा, एंड इसके पास नॉलेज भी है, तो वो कोई टेंशन का नहीं है। तो 2019 में बोला कि चलो कमीशन पे काम करना शुरू करते हैं। तो 2000 से हमने 2019 में एग्जागो से हमने पहले कमीशन पे स्टार्ट, दिस हाउ वी स्टार्टेड एग्जागो। ओके, सो कमीशन से आपने स्टार्ट किया, और आई थिंक 2019 से पहले भी आपका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस किया। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, और स्पेशली अगर केमिकल की बात करें, जो अभी किसी के पास डिग्री है या फिर नहीं है, और उसके पास नॉलेज है नहीं है, और एक फाइनेंस एक अलग चीज़ है, आपको क्या लगता है क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्या करना चाहिए अगर कोई इनिशिएट कर रहा है तो? अगर कोई बंदा इनिशिएट कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट्स में काम करना है या आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है, तुमको किस चीज में तुम एक्सपर्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, कौन तुमको सपोर्ट करेगा। अगर आज तुम राजकोट में बैठ रहे हो तो तुम्हारे पास क्या बहुत सारे इंजीनियरिंग कंपनीज आसपास रहती है, इनमें से बहुत सारे रिलेटिव्स आपके होंगे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाते होंगे, तो आप वहां से स्टार्ट करोगे, भाई रिलेटिव्स है तो कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। जैसे अगर कोई मुंद्रा के आसपास बैठता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे ग्रेन्स हो गया, पल्सिस हो गया, ऑयल्स हो गए, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, तो वो थोड़ा सा बाइफरगेट करो कि फिर मेरा किस में नॉलेज है और किस में मेरे को सपोर्ट मिल सकता है। तो वो पहले 5-6 चीजें आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो कि भाई ABCDE अपने पास अच्छा है तो ये चीजें पकड़ो और काम करो। वो छोटी प्रोडक्ट हो या बड़ी प्रोडक्ट हो, डोंट बॉदर, पहले देखो कि भाई अपने पास वो प्रोडक्ट का सपोर्ट है कि नहीं है। सेकंड थिंग, आप ढूंढो कि उसका मार्केट कौन सा है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो तो आज एक छोटी सी सुई से लेके पूरे जहाज तक एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में जा रहा है, आ रहा है। तो जो चीजें आपने रेक्टिफाई करी है तो उसके मार्केट ढूंढो। आजकल तो क्या बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं डेटा मार्केट में, तो थोड़ा सा रिसर्च करो कि भाई कौन सा मार्केट है ये प्रोडक्ट का, और वहां पे फोकस से काम करो तो ही कर पाओगे। हेडलेस चिकन की तरह यहाँ वहां भागना तो इम्पॉसिबल। राइट। मैं एक बार केरला के एक मेरे पुराने दोस्त से बात कर रहा था, मैं बोला यार कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग करना है। उससे बोला देखो, आपको जो अपनी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपके आसपास की जो स्ट्रेंथ है, वो ऑलमोस्ट किसी को भी समझ में नहीं आती। सबको लगता है बाहर ही कुछ अच्छा है, अपने यहाँ पे नहीं है। उससे बोला देखो, तुम गुजरात में हो, गुजराती आती है, तुम राजकोट में हो, आसपास मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी सारे क्लस्टर हैं, तुम गुजरात में हो और गुजराती आती है, वही सबसे बेस्ट पॉजिटिव फैक्टर है। हम लोग केरला से, हमें हिंदी समझ में नहीं आती, गुजराती समझ में नहीं आती, और हमें लगता है कि काश गुजरात में होते और हम बोल रहे हैं कि काश हम बाहर होते। तो आई थिंक जो आसपास की जो स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ भी यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप जब compete करोगे तो आप कैसे compete करोगे, अपनी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से आ रहे हो, उसके आसपास क्या प्रोडक्ट है, या फिर क्या इजीली एक्सेसिबल है। सो राहुल भाई, आप अभी कौन सी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो? चीज, और आपने जो स्ट्रेंथ के बारे में बोला ना, अगर आप गुजराती हो ना तो
इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती है। अगर पूरा अफ्रीका देख लो आप, सब में गुजराती बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। आप मिडल ईस्ट देख लो, वहाँ पे हिंदी और गुजराती स्पीकिंग पीपल मिलेंगे, तो वो आपका स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो। आप उसका यूज़ करके भी अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हो। राहुल भाई, अभी आपके पास प्रोडक्ट लाइन क्या है और Product line। क्या-क्या प्रोडक्ट्स है? प्रोडक्ट में हम लोग केमिकल्स में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। मोर देन 25 प्रोडक्ट्स, वो अलग-अलग सेगमेंट में जाता है। जैसे पेंट केमिकल्स बहुत सारे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पेंट बनाने में यूज़ होते हैं। बेसिक मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स फॉर पेंट। सेकंड है माइनिंग केमिकल्स। माइनिंग केमिकल्स में भी बहुत सारे केमिकल्स है। फॉर एन एग्जांपल कॉस्टिक हो गया, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, साइनाइड्स हो गए। वो सब चीज़ें माइनिंग में यूज़ होते हैं। जैसे कॉपर माइन में यूज़ होता है, गोल्ड माइन में यूज़ होता है। फिर उसके अलावा एक सेगमेंट है वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक फैक्ट्री में या कंट्री में वाटर तो ट्रीट होगा ही होगा, तो वो प्रोडक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल के सब डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट स्पेशल ग्रेड हो गया, इथॉक्सिलेट्स हो गया। उसके अलावा बेसिक केमिकल्स सब हो गए, एसिड्स हो गए, बेसिक्स हो गए, वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा फूड इंग्रेडिएंट्स हो गए, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज। फिर फार्मा में सॉर्बिटॉल हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया। ये सब चीज़ें अभी एक्सपोर्ट में जा रही है। कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट करते हो? कौन से रीजन्स को करते हो? टारगेट ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है मोर देन 25-30 डेस्टिनेशंस। उसमें लैटिन अमेरिका भी आ गया, पूरा अफ्रीका हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे ईस्ट अफ्रीका हो गया, केन्या, तंजानिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, डरबन, नाइजीरिया, कैमरून, वेस्ट अफ्रीका हो गया अपना। उसके अलावा मिडल ईस्ट पूरा कवर कर रहे हैं, जैसे दुबई हो गया, ताइवान, चाइना हम लोग कर रहे हैं, एशिया में कर रहे हैं एक्सपोर्ट, जॉर्डन, इजिप्ट। तो अभी एक्सपोर्ट्स बहुत सारी जगह पे चल रहा है। इवन चाइना से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेके अफ्रीका बेच रहे हैं। जैसे क्वालिटी हो गया, सर्विस हो गया और एक लैंग्वेज, जो नए लोग हैं उनको लैंग्वेज लगता है कि प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है, क्वालिटी, सर्विस, लैंग्वेज और ये अपने जो SOPs और कंप्लायंसीज है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्वालिटी मैटर करती है, सर्विस मैटर करती है या कम्युनिकेशन होना चाहिए? सबसे पहले अगर किसी को कोई डील कंफर्म करनी है एक्सपोर्ट्स में, तो सबसे पहले दे हैव टू बी वेरी कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ईमेल से कर रहे हो या फ़ोन कॉल से कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफाई कि भाई ये प्रोडक्ट रहेगा, ये पैकिंग रहेगा, ये क्वांटिटी रहेगा, ये प्राइस रहेगा। दैट थिंग्स हैज़ टू बी वेरी वेल कम्युनिकेटेड इन अ फर्स्ट डील। नहीं, कोई भी डील कर रहे हो, पहला सबसे पहला पॉइंट वही है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफाई कि भाई इतना ही जाएगा, इतना क्वांटिटी ही आएगा, ये पैकिंग आएगा। अगर आपको पता है कि क्या पैकेजिंग है, तो आप उसको इंस्टेंटली आंसर दोगे। हाँ, अगर व्हाट्सएप पे भी कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ आंसर दे पाओगे। दे पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है, आप किसी सप्लायर से पूछोगे कि इसमें आपके पास कौन सा पैकेजिंग अवेलेबल है, या फिर आप कैसे करते हो, और वो आंसर में गैप हो जाएगी। तो मतलब प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप वो स्पेसिफिकली आंसर भी दे पाओगे इजीली। तो जितना जल्दी और स्पेसिफिक आंसर दोगे, उतना सबसे पहला इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई ये एक्सपोर्टर को नॉलेज है, मीन्स ये कर रहा है। तो यू हैव टू बी नॉलेजेबल। दैट्स व्हाई कि भाई अगर कोई पूछ रहा है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप फटाक से आंसर करो कि भाई ये प्रोडक्ट ये प्राइस में, ये क्वालिटी में, ये प्राइस में, ये पैकिंग में मिल जाएगा। तो वो सबसे पहला आपका इंप्रेशन होगा कि भाई इसको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहेगा। दूसरा है, आपने जो बोला एसओपी हैज़ टू बी फॉलोड। एसओपी के बारे में हम लोग बाद में आएंगे कि एक्सपोर्ट में कौन सा एसओपी फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है क्वालिटी। अगर आपने क्वालिटी सही नहीं दिया, तो आपका सिर्फ वन टाइम बिजनेस रहेगा। जो आपने पूरा 6 महीना एफर्ट डाला है कस्टमर को लाने में, या 1 साल एफर्ट डाला है, दैट एफर्ट विल बिकम ज़ीरो। तो क्वालिटी इज एज इक्वल एज इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स ऑल्सो। लाइक आपने डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए, आपकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, आपका पैकिंग सही होना चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन फ्लो सही होना चाहिए। दैट थिंग्स हैज टू बी वेरी वेरी परफेक्ट। देन ओनली यू विल थिंक कि भाई अभी सेकंड ऑर्डर आएगा। अगर आपने कहीं पे भी गूफ अप किया है, तो वो कस्टमर कहीं तो जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सप्लायर है। अगर ये एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसके पास कम से कम 10 सप्लायर होंगे। तो किसको पकड़ेगा? जहाँ पे उसका हेडेक कम है। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है टू गेट अ सस्टेनेबल बिजनेस। सो राहुल भाई, एवरी बिजनेस हैज और नो मोमेंट। सो एग्जैगो में के साथ वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार ये क्या हो गया?